हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट पीरियोडिक टेबल का, हम लोग की 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो चल रहा था पीरियोडिक टेबल। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर क्या किया था, हमने देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे और उनकी हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो प्रॉपर्टीज में हमने एटॉमिक रेडियाई देख लिया था, मतलब एटॉमिक साइज बोल सकते हो। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज में हमने देख लिया था कि वो पीरियड में किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से वेरिएशन दे रहा है, और ग्रुप में किस तरीके से वेरिएशन दे रहा है। तो अगर हम पीरियड की बात कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो साइज हो रहा था छोटा। लिथियम से हम बात करें नियॉन तक तो वहां पर साइज क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो वहां पर साइज छोटे होने की वजह से हमारी एटॉमिक रेडियाई कम हो रही थी, मतलब साइज छोटा हो रहा था, एक ही बात है। अब ग्रुप में बात करें अप टू डाउन में तो हमारी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही थी। तो नंबर ऑफ जब शेल्स बढ़ती हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है वहां पर। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज वहां पर बढ़ रहा था। अगर वहीं पर बात आ जाती है कि सर आयोनिक साइज क्या होता है, तो आप लोग पूछोगे सर आयोनिक साइज कैसे चेंज होगा। आयोनिक साइज और एटॉमिक साइज दोनों लगभग सेम ही चेंज होते हैं, लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम आयनिक साइज की बात करें, यहां पर देख लो, अगर आयनिक साइज का क्वेश्चन आ गया, वैसे आपके में आएगा नहीं, अगर आ गया आयनिक रेडियाई और आयनिक साइज, तो ये भी अगर हम पीरियड की बात करें, यहां पर हम पीरियड ले लें और यहां पर अगर हम ग्रुप देख लें तो पीरियड में भी हमारा जो साइज है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अप टू डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज होगा। अप टू डाउन इन अ ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है आपको, लिख सकते हो ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। हम ग्रुप की बात करें सेम ही काम करेगा ये, अप टू डाउन में क्या हो रहा है, डिक्रीज, सॉरी पीरियड में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। क्लियर। और अप टू डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीज होगा। अप टू डाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। ठीक है, इसमें की रीजन क्या दोगे, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्लियर, ये इंक्रीज होगा। इसमें रीजन क्या दोगे, बिकॉज बोलो number of shells increases, because number of shells increases। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात। दोनों चीज नोट कर सकते हो। यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे चले जाए, अगर हम 9th-10th में, तो कॉम्पिटिटिव लेवल में अगर कोई एलिमेंट है E, ठीक है, उसमें अगर E इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो वो नेगेटिव हो जाता है, और अगर E ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर कंपैरिजन होता है, सर E और E नेगेटिव और H प्लस E प्लस में क्या साइज किसका बड़ा होगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन और H नेगेटिव और H प्लस में किसका साइज बड़ा होगा। यहां पर आ जाता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहां पर H नेगेटिव का जो साइज है वो बड़ा होगा, देन हाइड्रोजन की बात करें एंड देन H प्लस की बात करें। समझ में आ रही बात की नहीं। तो यहां पर अगर हम ऑर्डर्स एटॉमिक साइज आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज का ऑर्डर ये होगा। सेम एलिमेंट के लिए यहां पर बात की जा रही है। क्लियर। तो नेगेटिव जो एनाइन का साइज होता है, एनाइन का साइज एलिमेंट से, उसी के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट से ज्यादा होगा देन उसी के कैटाइन। सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट की। तो यहां पर याद रखना ये सेम एलिमेंट का केस है। किसका, सेम एलिमेंट का केस है। क्लियर, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही इतनी सी बात। तो ये हमारा था एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का फंडा। अगर आयनिक साइज से क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। तो मेटेलिक नेचर का जस्ट उल्टा नॉन मेटेलिक नेचर था। तो मेटेलिक नेचर जो है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज हो रहा था। क्लियर हो रही बात कि नहीं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लेकिन न्यूक्लियर पावर बढ़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी वहां पर, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी।
अगर हम अप टू डाउन की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट शेल्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल उतना ही दूर तक चलती आ रही क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो लूज कर सकता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात इतनी सी? तो फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो फटाफट आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अगर देखें आगे की चीज, फिर हमने डिस्कस किया था ऑक्साइड्स के बारे में। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, और मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, एसिड की तरीके से बिहेव करेगा, और कभी कभी बेस की तरीके से भी बिहेव करता है। उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इतनी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आ गई होगी, इतना तो है ही आप लोगों के पास दिमाग। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये सारी चीज हम देख चुके थे। अब हम थोड़ा नजर डालते हैं वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? उससे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, है ना? अगर जैसे हमारा एटम है, एटम का न्यूक्लियस है और उसकी शेल्स है, क्लियर? तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल, बाहर की शेल, आउटर मोस्ट शेल, क्लियर हो रही बात की नहीं? उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। समझ में आ रही बात की नहीं? आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of an atom, present in outermost shell of an atom, उसको हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? एटॉमिक नंबर आपको 30 तक बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, जिंक तक। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, तो नंबर ऑफ शेल्स हमारी मोस्टली हम पढ़ते हैं KLMN। होती कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी होती हैं एक एटम में, तो कितनी बताओगे आप? अगर हम सोडियम की बात करें तो कितनी होती है उसमें? हमारे उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप कितनी नंबर ऑफ शेल्स बोलोगे? 3? बिल्कुल नहीं बोलोगे। कोई भी शेल है हमारी, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। कितनी होती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। हाइड्रोजन में भी इनफाइनाइट, कोई भी एटम ले ले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है। अगर कोई पूछे कि एटम में कितनी शेल्स होती हैं? इनफाइनाइट। क्या आंसर दोगे? इनफाइनाइट। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब यहां पर अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी को हम बोलते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कैसे समझें इसको? पहले इसको लिख लेते हैं। कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अब कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी मतलब जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम हमारा 2,8,1 होता है, क्लियर? और क्लोरीन क्या होता है? 2,8,7, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है, और क्या बना लेता है? Na+। इतनी बात समझ में आई? और स्टेबल हो गया 2,8, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने स्टेबल ले ली, अचीव कर ली। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तब ये स्टेबल बन पाएगा। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, और ये Cl नेगेटिव बन जाता है। तो 2,8,8 बन जाता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर प्लस बन गया मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, नेगेटिव बन गया मतलब वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 2 नेगेटिव बन गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 3 नेगेटिव बन गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इतनी बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी अब Na+ हो गया और Cl नेगेटिव हो गया।
यहां पर दोनों अपोजिट चार्ज है, इक्वल चार्ज है, और दोनों अट्रैक्ट करने लगेंगे, बन जाएगा बॉन्ड। क्या बन जाएगा? बॉन्ड, मतलब कॉम्बाइन हो जाएंगे। तो कैपेसिटी इनकी क्या है? 1। सोडियम की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। अगर साइन देखें तो इसमें +1, इसमें -1। इतनी बात समझ में आई। अगर हम वैलेंसी की बात और डिटेल में देख ले, कि हम ज्यादातर बात कर ले रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इतनी बात समझ में आ रही? अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 होता है, मतलब पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। ठीक है। इसमें 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी अब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 उसके पास है, हीलियम के पास, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल में 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें थर्ड शेल में, तो ये 8 भी भर गए तब भी ये स्टेबल मानी जाएगी। अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर गए तो ये स्टेबल मानी जाएगी। ठीक है। लिथियम की बात करें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 मतलब 2,1 मतलब दूसरी शेल में आएगा ना। अब पहली शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते ना, पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अब दूसरी में आएगा तो 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल बन जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा? 2,2, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? +2। समझ में आ रही बात कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पहली शेल मतलब इस जैसा स्टेबलाइज हो जाता है, हीलियम जैसा। ये क्या करेगा? 2,3, तो +3 इसकी क्या होती है? वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ रही? कार्बन क्या होता है? 2,4। बोलो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल बन सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन देकर भी स्टेबल बन सकता है। तो यहां पर प्लस और -4 दोनों बोल सकते हो। ठीक है। प्लस माइनस, तो जो दोनों आती है तो प्लस और नीचे माइनस दोनों कर सकते हो आप, +-4। नाइट्रोजन 2,5। अब ये बताओ 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना? 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कंप्लीट करके बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन देना तो दिक्कत की बात हो जाती है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके मतलब -3 वैलेंसी हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बोलो, -3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको बातें? आ रही कि नहीं आ रही? चलो, आ ही रही होंगी फिर। अब हम देखते हैं यहां पर, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसको क्यों कर रहे हैं? इसको करो ना केवल। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन बोलो 2,6। बोलो 2,6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और -2 वैलेंसी। फ्लोरीन 2,7 तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके मतलब -1 वैलेंसी। ये 2,8 ही होता है। बताओ ये लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि देगा? कुछ नहीं करेगा, ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल, तो 0 हो जाएगी ना वैलेंसी। बोलो 0 हो जाएगी। हम सोडियम की बात करें, सोडियम 2,8,1 वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बोलो, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। कितनी? +1। कैल्शियम का C कट गया, Ca। इतनी बात समझ में आ रही? अब ये कितना हो गया? +1। सेम चीज हो गई। फिर 2,8,2 कितनी हो जाएगी? +2। फिर 2,8,3 फिर कितनी हो जाएगी? +3। फिर 2,8,4 कितनी हो जाएगी? +-4। क्लियर? फिर फास्फोरस 2,8,5 बोलो -3। व्यू आ रहा है ना, दिख रहा है ना सब? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिख नहीं रहा? अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे हम बोल तो रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक। तो 2,8,5 हो जाएगा फास्फोरस का, तो ये -3 वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर? 2,8,6 आ जाएगा इधर पे, तो
तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी बोलो, -2, 2,8,7, तो क्या आ जाएगा -1। इतनी बात समझ में आ रही। आर्गन क्या होता है 2,8,8, वैलेंसी कितनी जाएगी 0, क्योंकि स्टेबल बन गया। मैंने बोला था लास्ट में अगर 8 भी आ गए तो स्टेबल हो गया। ये पोटेशियम 2,8,8,1 आएगा, यहां पे 18 तक नहीं आएंगे, पहले 8 के बाद फिर यहां बनना स्टार्ट हो गया, जब 2 इधर बजाएंगे फिर यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर। तो 2,8,1 वैलेंसी कितनी जाएगी बोलो, +1। इतनी बात समझ में आई आपको। ये कितना आ जाएगा 2,8,8,2, तो +2 वैलेंसी, कितनी +2। इतनी बात समझ में आई। फटाफट इसको नोट कर लो, ये आपकी वैलेंसी पूरी क्लियर हो चुकी है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लोरीन सोडियम की, हमारी क्लोरीन की और सोडियम की, सोडियम हमारा कहां है, सोडियम की 1 होती है +1 और क्लोरीन की -1, दोनों अटैच हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर कैल्शियम की, देखो कैल्शियम +2 होती है वैलेंसी, है ना, +2। क्लोरीन इससे जुड़ेगा, क्लोरीन -1 होती है, तो कितने क्लोरीन लगेंगे बोलो, 2 क्लोरीन लगेंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर होने चाहिए। 2+ है तो 2 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा CaCl2, ऐसे बनता है ये CaCl2। ये तो हम बता चुके थे, ये हम बता चुके थे, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कैसे कॉम्बाइन करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। इसको फटाफट नोट करो। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम अगर नए नए एलिमेंट आए, 100 एलिमेंट के बाद अगर नए नए एलिमेंट आए तो हम उसका नाम खुद रख सकते हैं, उसका नाम हम खुद रख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। वो रूल्स हमें सीखने होंगे। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, पंडित जी उनका नाम रखते हैं, तो पंडित जी नाम कैसे रखते हैं, रूल्स और रेगुलेशन देख के देखते हैं। पूरा हमारी बर्थ प्लेस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, उसके हिसाब से फिर नाम रखा जाता है ना। तो उसी हिसाब से नाम IUPAC रखता है नए नए एलिमेंट का, उसी हिसाब से नाम रखता है IUPAC नए नए एलिमेंट का, है ना। हम पढ़ते हैं अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एटम की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से बाहर वाले, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग। हिंदी में बोलते हैं नामकरण, मतलब नाम रखना। अब IUPAC एक ब्रांच होती है, IUPAC एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जो कि ये नए नए जो एलिमेंट आते हैं, नए नए जो कंपाउंड बनते हैं, उनका नाम, उनकी पब्लिशिंग, उनको आउट करना, सबके सामने बुक में पब्लिश होते हैं, तो उसके लिए ये IUPAC डिसाइड करती है। IUPAC एक क्या है, कम्युनिटी है, एक कमिटी है, जो कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के टॉपेस्ट साइंटिस्ट उसमें जुड़े हुए हैं, उनकी टीम बनती है। तो वो हमारी IUPAC डिसाइड करती है कि नए नए जो एलिमेंट है उनको हम कैसे, इसका फुल फॉर्म देखना है, फुल फॉर्म देख लो। इंटरनेशनल, क्योंकि सारे कंट्रीज से जुड़े होते हैं तो इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर का मतलब कौन सी केमिस्ट्री होती है, 2 टाइप की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहां पर। प्योर केमिस्ट्री कौन सी होती है, जो आप पढ़ते हो थ्योरेटिकली, थ्योरी वाली जो केमिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं प्योर केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है, जो आप एप्लीकेशन करते हो, जैसे दवा बनाना, कोई शैम्पू बनाना, कोई नई दवाई बनाना, है ना, तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री, चाहे वो प्योर केमिस्ट्री हो या अप्लाइड केमिस्ट्री, सभी पूरी केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री का ये एक ग्रुप है। क्लियर। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो नेमिंग है वो नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखो अगर आ जाए 100 के प्लस वाला, बोल रहे मैं 100 के प्लस वाले की बात कर रहा हूं, तो 0 को मैं निल बोलूंगा, जो IUPAC ने जो बताया है फॉर्मेट वो मैं समझा रहा हूं यहां पर। तो 0 को निल बोलूंगा, 1 को उन बोलूंगा, ठीक है, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, ऑक्ट एंड इन। इतना ध्यान रखना है ना, इन। क्लियर। अब यहां पर जैसे हम बात करें 102 को क्या नाम दोगे, तो देखो यहां पर 1 को क्या बोलते हैं, उन बोल दिया आपने, क्लियर हो रही बात की नहीं। फिर आप क्या बोलोगे, 0 के क्या होता है, निल, उन निल, और
और 2 को क्या बोलोगे, बाई, क्या बोलोगे, बाई। अब लास्ट में लगा देते हैं, सारे मेटल्स होंगे तो उसमें लगा देते हैं ईएम, तो उन्निल बीएम, उन्निल बीएम, इतनी बात आपको याद रखनी है, उन्निल बीएम। अब जैसे आ गया, हम इसकी बात करें 105 की, तो क्या करेगा, उन्निल पेंटियम, उन्निल पेंटियम हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, ये क्या हो जाएगा, उन्निल पेंटियम। तो ऐसे आप नाम दोगे, नॉमेनक्लेचर ऐसे रखोगे, क्लियर होगी बात की नहीं, ये हो जाएगा उन्निल पेंटियम। समझ में आ रही बात। अब आगे जैसे अगर हम देखें, हम दूसरा नाम देखें A107 का, 107 को हम कैसे नाम दें, तो इसको देखो, उन बोलोगे, उन्निल, और 7 को क्या बोलते हैं, सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, उन्निल सेप्टियम, क्या बोलोगे, उन्निल सेप्टियम। तो इस तरीके से आप नाम रख सकते हो। अब जैसे हम बात करें 118 की बात करें, तो 1 को क्या बोलते हैं, उन, फिर 1 है तो फिर उन 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, तो ऑक्ट, फिर क्या लगा दो, ईएम, क्या लगा दोगे, ईएम, तो उन ऑक्टियम, क्या बोलोगे, उन ऑक्टियम। ऐसे आप सारे नाम देखना, तो 101 से पूरा 118 तक आप सारे नाम आज लिखना इसके बाद, क्लियर। तो ये आप ऐसे नाम रख सकते हो। समझ में आ रही बात कि नहीं, इसको फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पे, कि केमिकल रिएक्टिविटी बेसिकली हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी को हम कैसे देखेंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही है आपको बात। अब केमिकल रिएक्टिविटी पे देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, और रिएक्टिविटी पीरियड में और ग्रुप में कैसे बढ़ेगी, क्लियर। वेरिएशन देखते हैं इसका। देखो, अगर हम पीरियड की बात करें, किसकी बात करें, पीरियड की और ग्रुप की, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम ज्यादातर देखें, हमारे जो ग्रुप है, अगर हम ग्रुप की बात करें, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर मेटल में देखें तो पहले ग्रुप की होती है। तो जो पहले ग्रुप के हैं अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। पहला ग्रुप कौन सा है, अल्कली मेटल्स का, क्या नाम है, अल्कली मेटल्स का। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या है, अल्कली मेटल्स का, क्लियर। ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा ग्रुप कौन सा है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल बेसिकली होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। अल्कली को क्या बोलते हैं, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल हैं, तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली बोल देते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। एसिड बेस होते हैं ना, तो ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। जैसे Na होता है तो NaOH बनाता है, Li होता है तो LiOH, ये सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए हम उसको अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली मेटल्स ये होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादातर मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट पे ऊपर ही मिल जाते हैं। अर्थ की क्रस्ट पे 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो क्रस्ट पे ही मिल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये पूरे के पूरे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हम आपको समझा चुके। ट्रांजिशन का मतलब इनमें एक ऑर्बिटल से मतलब एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है एटम में, है ना, पहली शेल दूसरी शेल, तो पहली शेल से दूसरे में जंप करता है, जब वापस अपनी शेल में आता है एनर्जी करता है रिलीज, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन करना। क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं, इसलिए बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वो कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं, कलर्ड एलिमेंट्स होते हैं, रंगीन होते हैं। इसमें होते हैं हमारे 6 ग्रुप, आपको पता है। इसमें कितने ग्रुप होते हैं, 6 पी ब्लॉक में, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 ग्रुप में पहला ग्रुप जो हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। नियॉन मतलब हीलियम वाला ग्रुप, नोबल गैसेस वाला। क्लियर, तो ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड ये हैलोजन फैमिली। क्या होती है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन को बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मर या सॉल्ट बनाने वाले, इसको बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मर। इस सारी चीज को आप लिख लेना, सारी चीज को आप को लिखना है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, इसको बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम निक्टोजन भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं, निक्टोजन। निक्टोजन कैसे स्पेलिंग लिखोगे, निक, पी साइलेंट होता है, निक्टोजन। क्लियर, निक्टोजन क्यों बोलते हैं इनको,
क्योंकि ये चोक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। चोक मतलब जो थोड़े से घुटन वाले बोल सकते हो, और थोड़े हार्ड वाले कंपाउंड्स, ठीक है, स्टेलर टाइप के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चोक। चोक बोल सकते हो, इसकी मीनिंग आती है चोक, ये ग्रीक वर्ड से आया, इसको बोलते हैं चोक। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं? इसको ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं चालकोजन। क्या बोलते हैं? चालकोजन। चालकोजन का मतलब होता है ओर बनाने वाले, ओर फॉर्मिंग, ओर बनाते हैं ये। क्लियर, मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो जुड़ जाता है किसी मेटल के साथ, ठीक है, मरकरी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, कॉपर के साथ जुड़ जाता है, तो ओर बना लेते हैं ये। क्या बना लेते हैं? ओर, मिक्सअप कर लेते हैं। क्लियर, ओर फॉर्मर बोल सकते हो। और हेलोजन मैंने बोल दिया सॉल्ट फॉर्मर। और लास्ट वाला जो ग्रुप है, ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप हमारा क्या होता है? नोबल गैसेस का। क्या होता है? नोबल गैसेस, मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, या इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हो, मतलब किसी ना किसी के ये अंदर फिलअप होती है। जैसे हीलियम है, बैलून के अंदर भरी जाती है, नियॉन सीएफएल के अंदर, आर्गन हमारी बहुत से लैब में यूज होती है, ठीक है, और हमारा बल्ब के अंदर भी भरी जाती है, जो हमारा बल्ब होता है 100 वाट के। तो ये सारी लगभग हमारी इनर्ट गैसेस में ही यूज होती है, इनर्ट कामों में। क्लियर, इस तरीके से आप चीजें नोट कर सकते हो। यहां होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसको ट्रांजिशन का ही दूसरा नाम बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ये ट्रांजिशन के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें ज्यादा आपको डीप जाना नहीं है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतनी बात आपको समझनी है। अब जब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे तो अल्कली मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स रिएक्टिव होते हैं काफी, ठीक है, रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ठीक है, ये रिएक्ट जल्दी करते हैं। और यहां पर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस ज्यादा, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में हमारे सबसे ज्यादा अल्कली मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में हमारे हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस मोर रिएक्टिव, हैलोजेंस रिएक्टिव, आर रिएक्टिव। क्लियर, इतनी बात आपको समझनी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज समझनी है। अगर हम सबसे बोले सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है मेटल में, मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव कौन सा है? यहां पर आओगे अप टू डाउन रिएक्टिविटी बढ़ती है ग्रुप में अप टू डाउन रिएक्टिविटी बढ़ती है। ग्रुप में क्या होती है? अप टू डाउन रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा होता है सीजियम। क्या होता है? सीजियम। सीजियम सबसे ज्यादा हमारा मेटेलिक भी होता है और रिएक्टिव भी होता है, ठीक है, मेटेलिक भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। इतनी बात समझ में आ रही बात? क्लियर हुई बात? इसको फटाफट नोट कर सकते हो, फटाफट आप नोट कर सकते हो। इतनी सी बात आपको यहां पर समझनी थी। क्लियर, अब जो जितनी भी चीज आएंगी लास्ट में वो आपका एक लेक्चर हम और बना देंगे, वो थोड़ा सा एडवांस जाएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं अब, ठीक है, थोड़ा पोर्शन बचेगा, तो लास्ट लेक्चर वो हम बना देंगे। इसको फटाफट आप नोट कर लो।